Now I'm explaining ISC sample question paper or important board questions. Section B. Question number 9. Draw the available diagram of a pistil where pollination has occurred. 3 mark question. तो इसमें डायग्राम बनाना है, अवेलेबल डायग्राम पिस्टिल का जब पॉलिनेशन हो रहा हो उस समय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पोस्ट पॉलिनेटेड पिस्टिल का, एलएस ऑफ पोस्ट पॉलिनेटेड पिस्टिल। तो इस डायग्राम में कम से कम 3 मार्क का है तो 6 लेवलिंग होनी चाहिए, हाफ मार्क की 1 लेवलिंग होती है। तो स्टिग्मा दिखाया गया है जो फैदरी होता है, प्लेटफॉर्म का काम करता है पॉलन के लिए। और पॉलन दिखाया गया जर्मिनेट होते हुए उसमें से पॉलन ट्यूब निकली है। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है अंदर जो स्टाइल के नीचे ओवरी है उसमें। और एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर हम देखें तो एंटीपोडल सेल ऊपर की तरफ 3 होती हैं, नीचे की तरफ चैलेजल एंड की तरफ तो एंटीपोडल है, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अगर हम देखें तो बीच में एक एक्सेल और उसके बगल में 2 सिनर्जिड्स होती हैं। और माइक्रोपाइलर एंड से ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है जहाँ पर ओव्यूल फोल्ड कर रहा है। एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर है, जहाँ पे ओव्यूल फोल्ड कर रहा है उस जगह को हाइलम कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक के बीच में 2 पोलर न्यूक्लाई दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये डायग्राम बना के 6 लेवलिंग इसकी करनी है। इसी में और में ऑप्शन में 3 मार्क का क्वेश्चन दूसरा है, जो सेक्शन भी टोटल 21 मार्क का होता है। तो 3 मार्क का जो दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ऑल्सो गिव द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक तो ह्यूमन ओवम का डायग्राम बनाना है, वेल लेबल डायग्राम में लेबलिंग करके, उसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का बताना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम, इसमें लेबलिंग करनी है। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा जो साइड में पाई जाती हैं, जोना पेलोसिडा की एक लेयर होती है, फिर प्रिटेलाइन स्पेस दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इसमें दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन ओवम का। और एंडोक्राइन के फंक्शन की बात करें तो एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज़ टू सिक्रीट प्रोगेस्टेरोन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। तो एंडोक्राइन का फंक्शन जो है कॉर्पस ल्यूटियम में सिक्रीट करना प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को, जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, और ये ज़रूरी है यूट्रस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम उसको मेंटेन करने के लिए। यूट्रस में 3 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर जो है एपीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और अंदर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से ही अटैच होता है फीटस और फिर उसका डेवलपमेंट 9 मंथ तक स्टार्ट होता है, गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड बायोपायरेसी बी प्रिवेंटेड, स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GEAC सेट अप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 मार्क क्वेश्चन है ये। कह रहा है बायोपायरेसी को क्यों रोकना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है GEAC की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर इज बायोपायरेसी शुड बी प्रिवेंटेड बिकॉज नंबर 1, द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड आर नॉट गिवन एडिक्वेट कंपिटेशनरी पेमेंट। तो जो लोग होते हैं और कंट्रीज़ के, वो कंसर्न नहीं होते हैं पेमेंट देने के लिए, इसलिए इसको रोकना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट है, द कंट्रीज पीपल ऑल्सो लूज देयर राइट टू ग्रो एंड यूज़ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रूव द अदर वेराइटीज़ ऑफ सेम स्पीशीज़। तो कंट्री या पीपल जो है वो अपने राइट को भी खो देते हैं ग्रो करने के लिए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को, और उसी अदर वेराइटीज़ उसी स्पीशीज़ की ग्रो करने के लिए। GEAC इज़ एन organization set up by the Indian government to make decisions pertaining genetic research and experiment. The two objective of setting up genetic engineering approval committee GEAC by the Indian government are: number 1, to make decisions regarding the validity of GM research, and number 2, to make decision regarding the safety of introducing GM organisms for public services. तो क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए GEAC की। GEAC की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी।
तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ने सेट की है, जो डिसीजन लेती है रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसके जो दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो डिसीजन लेना रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की रिसर्च के लिए, और दूसरा डिसीजन लेना रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, लोगों के लिए सेफ़ है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ट्रेस द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट फॉर फ्रॉम ह्यूमन टू एनाफिलीज मॉस्किटो। 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें लाइफ साइकिल बतानी है मलेरियल पैरासाइट को की, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ह्यूमन बॉडी में। तो मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोअन होता है जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में लार में रहता है, और ये वेक्टर होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होती है, इसलिए ये ह्यूमन ब्लड को सक करती है। मेल तो हर्बीवर होता है, प्लांट की पत्तियाँ खाता है, तो वो कभी ब्लड सक नहीं करता। तो इस साइकिल को देखें, स्पोरोजोइट्स are injected body by infected females anopheles mosquito, then parasite sporozoite reach liver through blood, then parasite reproduce asexually in liver cell and come out into blood by bursting of liver cell, then they enter red blood cells, then parasite reproduce asexually in red blood cells and by bursting them release hemozoin which causes cycle of fever, chill and shivering. Next, release parasite enter new red blood cells and insect them. Next, some continue asexual reproduction and other enter sexual stages and from generation to RBC and are picked by Anopheles mosquito along their blood meal. Next, in the insect body, gametophytes develop and form male and female gametes. They fuse with each other to form zygote in the intestine of female Anopheles mosquito. Then the zygote develop into sporozoite that move to salivary gland. तो अगर हम बात करें तो पहले एक हेल्दी पर्सन को फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काटती है, तो उसके सलाइवा से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो निकलता है और वो अटैक करता है ह्यूमन की लिवर सेल पे, और लिवर सेल जब फट जाती हैं तो ये ब्लड सेल पे अटैक करता है। उस समय उसमें एक से टॉक्सिक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन, और इसकी वजह से बहुत तेज़ ठंड लगती है और बुखार आता है, और जब बुखार पसीने के साथ उतरता है तो इसकी स्पोरोजोइट स्टेज प्लाज्मोडियम की पूरी बॉडी में फैल चुकी होती है। अब ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट को जब कोई दूसरी फीमेल एनाफिलीज काटती है तो उस फीमेल एनाफिलीज के सलाइवा में प्लाज्मोडियम उस ह्यूमन्स के ब्लड से चला जाता है उसकी गट में, और फाइनली उसके सलाइवा में आ जाता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब दूसरे हेल्दी मेल किसी उसको ह्यूमन को काटती है तो ये उसमें शिफ्ट कर देती है। इस तरीके से जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है और ह्यूमन है, ये दो होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोन के, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो इन दोनों होस्ट को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉर्म्स हैज़ indeed took place on earth, explained with the help of following: the study of fossil of dinosaurs, forelimbs of cheetah, bat, whale and human, and eye of octopus and mammals। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि इवोल्यूशन हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन आंसर मैं बता देती हूँ। फॉसिल ऑफ डायनासोरस, डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स with who probably died during the formation of a particular sediment. Some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms. B. Forelimb of cheetah, bat, whale and human. These vertebrates share similarities in the pattern of bones of their forelimbs. Though these forelimbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure. These structures show homology. C है eyes of octopus and mammals. These structure represent analogy. They are not anatomically similar structure, though they perform similar function. Hence, analogous structure are the result of convergent evolution. These evidences indicate that the evolution of life form has
indeed taken place on the earth. Next question 13. How has MOET program helped in increased herd size in cattle? List the step involved in this program. तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें बताना है MOET प्रोग्राम के बारे में। तो स्टेप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जो MOET प्रोग्राम है। Number 1, a cow is administered with hormone having FSH, that is follicle stimulating hormone like activity, to induce follicular maturation and super ovulation. तो काऊ में FSH हार्मोन डाला जाता है जिससे सुपर ओवुलेशन वो करती है और ज़्यादा फॉलिकल बनते हैं। सेकेंड पॉइंट, द काऊ प्रोड्यूसेस 6 to 8 एग इंस्टेड ऑफ 1 एग प्रोड्यूस नॉर्मली, दिस इज़ नोन एज मल्टीपल ओवुलेशन। तो अब काऊ के अंदर 6 to 8 एग बनते हैं, वैसे तो नॉर्मली एक ही बनता था, तो इसको सुपर ओवुलेशन कह सकते हैं, मल्टीपल ओवुलेशन कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मेटिंग इज डन आइदर विद एन एलाइड बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो मेल के स्पर्म सीमेन होता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है फीमेल में, बुल की सीमेन को काऊ में। Fourth point, when the fertilized egg attain 8 to 32 celled stage, they are non-surgically removed and transferred to surrogate mother. This is known as embryo transfer. तो नेक्स्ट होता है, जब फर्टिलाइज एग जो है उसमें 8 से 32 सेल स्टेज होती है तो नॉन सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है और सरोगेट मदर में इसको शिफ्ट किया जाता है, इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। फिफ्थ लास्ट पॉइंट है, द जेनेटिक मदर कैन बी अगेन सुपर ओवुलेटेड नाउ। अब इस मदर को दोबारा सुपर ओवुलेटेड किया जा सकता है। तो इस तरह से ये थीमा का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डिफाइन द फॉलोइंग, जीनोगैमी, मोनोकार्पिक प्लांट एंड MTP। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों की एक एक की नंबर की डिफाइन देनी है। तो पहला है जीनोगैमी, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज़, इसको जीनोगैमी कहते हैं। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पे डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। सेकेंड डिफाइन है मोनोकार्पिक प्लांट, द प्लांट इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अकर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल आफ्टर विच दे डाई, एग्जाम्पल राइस वीट। तो मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जिनमें फ्लावरिंग जो है और फ्रूटिंग केवल एक ही बार होती है लाइफ साइकिल में, उसके बाद वो मर जाते हैं, जैसे कि चावल और गेहूं में। थर्ड डिफाइन है MTP की, इसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, द इंड्यूस्ड और इंटेंडेड और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीटिंग द बुल टर्म इज कॉल्ड एज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इंड्यूस और इंडेंट और वॉलंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का इसको MTP कहते हैं। और MTP जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, लेकिन अगर फीमेल वीक हो या बच्चा सही से डेवलप ना हो तो इसकी परमिशन है। अदरवाइज़ MTP में बच्चे की ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं है कि मेल है कि फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन द फॉलोइंग, इकोलॉजिकल निके, सेकेंडरी सक्सेशन एंड प्रीडेशन। 3 मार्क क्वेश्चन है, इसमें भी तीनों डिफाइन देनी है और इसमें बाद में ऑप्शन भी है। पहले हम देख लेते हैं क्या डिफाइन है इकोलॉजिकल निके की। द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, द रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड बाय इट एंड फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो निके क्या होता है, एक फिजिकल स्पेस होता है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, हाउस होम आप कह सकते हैं, जैसे चिड़िया कहाँ रहती है नेस्ट में, तो उसका निके है। हैबिटेट और निके में थोड़ा फ़र्क होता है। हैबिटेट माने ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट। अब स्पेसिफिक लोकेशन बतानी है तो हम निके वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट में तो बहुत सारी जगह हो सकती है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड में ही ले लें तो पॉन्ड में 3 हो सकते हैं, बेंथिक प्लांट या एनिमल हो सकते हैं, फिर सबमर्ज्ड हो सकते हैं और फ्लोटिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं या एनिमल, तो तीनों लेयर में हो सकते हैं। अगर हम निके की बात करें तो हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, या तो बेंथिक प्लांट या एनिमल की बात कर लेंगे, यानी बिल्कुल बॉटम पे, तो एग्जैक्ट लोकेशन को निके बोलते हैं। जबकि थोड़ा उससे बड़ा टर्म है हैबिटाट, जहाँ पर एक जैसा एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन है सेकेंडरी सक्सेशन, the succession in an area where natural biotic community was previously present but has been destroyed at the present time। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, वो एरिया होता है जो जहाँ पर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी पहले कभी प्रेजेंट रही होगी लेकिन इस समय वो ख़त्म हो गई है।
और थर्ड डेफिनेशन जो है वो है प्रेडेशन, ये भी 1 मार्क की। प्रेडेशन इज एन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रेडेटर किल एंड कंज्यूम द वीकर एनिमल्स दैट इज प्रे। तो प्रेडेशन एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर जो होता है वो किल कर देता है, कंज्यूम कर लेता है वीक एलिमेंट को, एनिमल को, जैसे कि शेर जो है वो हिरन का शिकार कर लेता है। तो शेर यहाँ पर प्रेडेटर हो गया और हिरन जो है वो प्रे हो गया। इसके साथ ऑप्शन में लगी हुई है डिफाइन, जो 3 नंबर की 3 डिफाइन करनी है वो है रिफॉरेस्टेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो पहले रिफॉरेस्टेशन सभी जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। या पहले कोई फॉरेस्ट रहा होगा, फिर वो ख़त्म हो गया होगा किसी भी वजह से, जैसे जंगल में आग लग जाए, फिर दोबारा अगर फॉरेस्ट लगता है तो उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। 1 मार्क का हो गया। सेकंड है जेनेटिक डाइवर्सिटी, 1 मार्क की डिफाइन देनी है। इट इज़ द डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, इट इनेबल्स अ पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। तो जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। और तीसरा टर्म जो है वो है इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड विद देयर सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। तो सभी जानते हैं इकोसिस्टम इज़ अ रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट with the environment. बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। लिविंग में आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, और नॉन लिविंग में आते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, सॉइल। कंज्यूमर में भी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये सब लोग आते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन बी हमारा जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब लास्ट जो पार्ट है सेक्शन सी 15 मार्क का, वो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमको 3 क्वेश्चंस करने होंगे और तीनों में ऑप्शन लगा होगा, और उसमें इंटरनल चॉइस मिलती है, एक के साथ एक लग के करना होता है।